आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या क्रिएटर्स में आज विद्या क्रिएटर्स में हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका 7th टेस्ट सीरीज है। हमने इससे पहले 5 टेस्ट सीरीज साइंस की खत्म कर ली है। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का एक सेशन खत्म हुआ है। ये इन्वायरमेंट का दूसरा वीडियो है, मतलब कुल मिला के हमारा ये 7वां वीडियोस है। ये सेक्शनल पेपर हमने बना रखा है जिसमें आपके 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं और उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। ये सारे जो भी क्वेश्चन हैं वो इससे पहले यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं, यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप इस वीडियो को आप आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, नरसों देखिए या 6 महीने बाद, 6 साल बाद देखिए, जब भी आप इन वीडियोस को देखिए आप कमेंट करके पक्का ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि हमारे एक बहुत प्यारे मित्र हमारे मोहित जी हैं, इनकी दशा ये है कि ये 6 साल पुराना वीडियो निकाल लेंगे, उस पर कमेंट करते हैं सर मेरे 15 में से 16 सही थे। सपोज करिए 15 में से 16 सही थे, मतलब ये कि उसकी वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन थे ही और उन्होंने लिखा था कमेंट में कि सर मेरे 16 सही हैं। तो यही सब बुद्धि का अंदाजा लगा लीजिएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग चलते रहते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, तो ये आपका सेक्शन वाइज जिसमें मैंने बोला आपसे, ये हमारा टारगेट 125 का है। आप मेरे साथ बने रहिए एग्जाम्स तक, मैं आपको 125 के नजदीक बिल्कुल ले चलूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा हमारा सुमेलित है? ठीक है, एक तरफ हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी तरफ हमारा क्या है, ये किन से रिलेटेड चीजें हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन देख रहे हैं आप, पहला पर्वत, पर्वत से रिलेटेड क्या दिखा रहा है हमारा? सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र। मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, मैं आपका वेट करूंगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है अजैविक अव्यय, जीवाणु। ये तो सबसे डाउट वाला है। ठीक है, ये सबसे अधिक डाउट वाला है, इसकी बात करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र और वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। वर्षा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। तो आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, आपको इसे बताना है। जो लोग भी लाइव हो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे लग जाए कि मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है। Everyone who is live over there, then please try to comment me. जिनको इसका आंसर पता है वो प्लीज कमेंट करके पक्का बताइएगा कि हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। चलिए, ये नहीं पता मुझे आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, पर वीडियो चूंकि इस पे एडवर्टाइज आ रहा है, मतलब आवाज आ रही होगी। वेल, आइए स्टार्ट करते हैं और आगे। ठीक है, तो जिसकी हम बात कर रहे थे, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। एक तरफ पर्वत है, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है, अजैविक घटक में जीवाणु लिखा हुआ है, हरे पौधों को बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र और वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग की। अब आइए एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपका पूरा ही क्लियर हो जाए। देखिए, जब वर्षा की बात करता है, आपको पता है वर्षा हर जगह होती है और वर्षा आज से नहीं हो रही है, ये पृथ्वी जब से बनी होगी तब से वर्षा हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि वर्षा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकती है? नहीं। वर्षा की जगह अगर हमारे पास ऑप्शन में होता जल वाष्प, क्या होता? अगर यहाँ पे जल वाष्प होता तो हम कह सकते थे कि सर जल वाष्प जो है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है या वैश्विक उष्मन कॉज करता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है कि वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, क्योंकि अगर वर्षा से ग्लोबल वार्मिंग होती तो मान के चलिए इस पृथ्वी पे कभी जीवन होता ही नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसको हम पहले हटा देते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हरे पौधे, पारिस्थितिकी तंत्र। नहीं भाई, केवल हरे पौधे से पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बनता है। हरे पौधे, जीव जंतु, अलग अलग चीजें मिलकर आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, या आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। तो इसके दो मेन घटक हो जाएंगे। मिटा देता हूं, फिर से बता रहा हूं मैं, ये मेरा गलत हो गया है। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मेन घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मेन घटक होते हैं, एक होता है आपका जैविक घटक, एक हमारा क्या होता है, एक होता है जैविक घटक और एक होता है आपका अजैविक घटक। क्या होता है? अजैविक घटक। इन दोनों घटकों की बात करते हैं। देखिए, जिस मैंने आपसे कहा कि कोई भी जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो दो मेन घटकों से मिलकर बनेगा, एक आपका जैविक घटक और एक आपका अजैविक घटक। जब हम जैविक घटक की बात करेंगे तो इसमें सारे आपके कह सकते हैं प्लांट्स, सारे प्लांट्स मतलब सारे पौधे आ जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, या वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनमें आपका जीवन है, वो सारे आपके जैविक घटक में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करें अजैविक घटक की, तो इसमें सारी की सारी मतलब जिनमें जान नहीं है बट इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं मिट्टी की,
भाई ये बताइए, जब मिट्टी नहीं होगी तो क्या आपको लगता है पेड़ पौधे नहीं होंगे? भाई पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भाई जीवन यहाँ संभव ही नहीं है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो आ, मीट मछली खा के जिंदा रहेंगे। ठीक है रहेंगे, पर ये बताइए आखिर में अगर आप बकरी खाते हैं, मछली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो आफ्टर ऑल वो भी तो प्लांट खाएंगे ना। तो जब पौधा होगा ही नहीं तो फिर ये बताइए आप कैसे जिंदा रहेंगे? अगर आप बकरी कहते हैं सर मैं बकरी खाऊंगा 24 घंटे, ठीक है भाई, अगर आप 24 घंटा बकरी खाएंगे तो ये जो बकरी है वो कोई ना कोई प्लांट तो खाएगी ना, वो पौधा खा के जिंदा रहेगी। आप कहेंगे नहीं सर मैं भूसा खिलाऊंगा, चोकर खिलाऊंगा। भाई चोकर या भूसा कुछ भी आप करेंगे वो किसी न किसी पौधे से ही आएगा। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है तो भाई मिट्टी चाहिए ही चाहिए, इसी तरह हवा चाहिए, बिना हवा के कुछ नहीं होगा। ठीक है, जल चाहिए। अब आप देख रहे हैं इन सब के अंदर कोई भी आपका जीवन नहीं है, बट ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि जैविक घटक क्या होता है और जैविक घटक क्या होता है। तो केवल हरे पौधे ही किसी पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं बनाते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अजैविक घटक। तो देखिए अभी मैंने आपसे बता दिया कि जो आपके जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु आपके जैविक घटक होते हैं, अजैविक नहीं, क्योंकि जीवाणुओं में जीवन होता है। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जीवाणु क्या है, जीवाणु आपके जैविक घटक हैं। अब बचा क्या, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे जो है इन्हीं से आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, जिसमें समझा रहा था आपको कि भाई कुछ भी आप करेंगे आपको सबसे पहले हरे पौधे चाहिए ही, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जब आपका पहला जो न्यूट्रिशन मिलता है वो हरे पौधे से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब बात करें सूर्य से जो एनर्जी मिलेगी, जो सूर्य से एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उससे जो प्लांट्स होते हैं, उससे जो प्लांट्स होंगे वो सबसे पहले उस एनर्जी को ट्रैप करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर उन्हीं प्लांट्स पे पूरी की पूरी दुनिया टिकी रहेगी। भाई कोई भी एनिमल ले लीजिए, कोई भी प्लांट ले लीजिए, सभी लोग, कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सभी लोग इस प्लांट पे कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन जो सी वाला है ये बिल्कुल सही है कि हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। अजैविक घटक आपका जीवाणु नहीं है, जैविक घटक है। पर्वत जो है वो सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र नहीं है। जब आप सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र की बात करते हैं, आशु सिंह जी बोल रही हैं सर ये वॉइस आ रही है आपकी, ठीक है। मोहित ठाकुर जी बोल रहे हैं नाइस सर जी। सर जी चोकर क्या है? अच्छा चोकर, अच्छा मैंने चोकर बोला है, जो गाय भैंस खाते हैं, जो छिलका होता है, ठीक है। जैसे अगर आपने कभी आपके यहाँ गाय हो या भैंस हो, तो गाय भैंस को जो, जैसे मान लिया अपने यहाँ आप मैदा खाते हैं, तो मैदा कैसे बनता है? मैदा गेहूं से बनता है। तो जो गेहूं होता है उसका ऊपर का जो लेयर हम निकाल, उसको उससे चोकर बनता है, और उसी चोकर से आपके जो एनिमल्स होते हैं वो खाते हैं, उसको चोकर कहते हैं हम, ठीक है। वेल आइए, तो उसकी बात हम कर रहे थे। तो मिट्टी, हवा, जल आपने सब देख लिया, और मुझे लगता है जिन्होंने कमेंट किया होगा वो विदेश से आए होंगे, वो भी मुझे लग रहा है यूपी बिहार के ही होंगे, तो उन्हें चोकर तो पक्का पता होगा, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो हिंदी बेल्ट में शायद ही ऐसा कोई होगा जो घास फूस या चोकर ना समझता हो। अगर ऐसा कोई है तो भाई कोई बात नहीं, हो सकता है विदेशी हो। वेल तो आइए, तो इसकी बात हम कर रहे थे सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र की। तो जो सबसे स्थायी पारितंत्र होता है वो आपका पर्वत नहीं होता है। सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र क्या होता है हमारा? समुद्र होता है। क्या होता है हमारा? सॉरी समुद्र नहीं, हाँ समुद्र होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी केवल सही है, बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सूची एक को सूची दूसरे सम्मिलित करिए। ठीक है, एक तरफ इसमें मिलाना है हमें, आइए मिलाते हैं हम। खनिज समाप्त होने लायक है, सौर ऊर्जा। आपको पता है दुनिया भले खत्म हो जाए, जो भगवान सूर्य की ऊर्जा वो कभी खत्म नहीं होगी। तो सौर ऊर्जा क्या है? कभी समाप्त ना होने वाला, मतलब असमाप्त होने योग्य। सपोज करिए आपको एक ही आंसर आ रहा था, ठीक है, तो हम बी का 4 लगा लेते हैं। आइए देखिए, जब बी का 4 आप लगा रहे हैं तो देखिए दो ऑप्शन तो पहले ही हट गए, दो ऑप्शन क्या हो गए हमारे? पहले ही हट गए। अब और देखते हैं हम। अब आपको पता होगा कि जो खनिज है, जो आपके खनिज लवण होते हैं, ठीक है, या जो खनिज होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे। तो ए का 3 मिला लेते हैं। देखिए दोनों में ही सेम है, अभी आंसर नहीं मिल रहा है। अब जो बायोगैस होते हैं, तो बायोगैस में क्या आपका होता है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो सी का 2 भी मिला लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वन अपरोपण है, अगर हम वनों को लगाते हैं, ठीक है, अगर हम ज्यादा वनों को लगाते हैं, वन अपरोपण करते हैं, तो याद रखिएगा इससे फायदा में ये होता है कि वर्षा को बुलाते हैं, जो वन होते हैं वो वर्षा को बुलाते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलेंगे सर इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है। आइए
हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन बी तापीय संयंत्र, ऑप्शन सी बायोगैस संयंत्र और ऑप्शन डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। जो लोग भी लाइव हो कमेंट करके इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। एवरीवन, जो लोग भी लाइव हो कमेंट करके इसका आंसर देने की कोशिश करिए, इसका कौन सा आंसर सही है। चलिए, कोई MS मोहित ठाकुर जी हैं, ऑप्शन सी सही है। वेल चलिए मोहित जी, मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, मैं देखता हूं अभी। जो लोग और भी लाइव है उसका आंसर बता सकते हैं। वेल चलिए मोहित जी इतना शौक से बोल रहे हैं कि सी सही है, आइए देख लेते हैं इसका। ठीक है, वेल देखिए, जब हम शक्ति और खाद दोनों की बात कर रहे हैं कि शक्ति भी और खाद दोनों हो, तो इनका ऑप्शन मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बायो संयंत्र होते हैं उनमें आपके जो बायो संयंत्र होते हैं, आशु सिंह सी सही है सर, ओके आशु जी बिल्कुल सही है। वेल, तो जो बायो संयंत्र होते हैं इसमें क्या होता है, तो ये खाद, क्योंकि देखिए जब भी आप बायो संयंत्र की बात करते हैं तो बायो संयंत्र में क्या होता है, जो बायो संयंत्र में मेनली इसमें हम कह सकते हैं कि आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, या कह सकते हैं कि हम ऐसे हिंदी में बायोडिग्रेडेबल को बोलते हैं हम आपके जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय, इसमें हम जैव अपघटनीय पदार्थ मिलाते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मिलाते हैं किसमें, हम इस गोबर गैस प्लांट में। अब इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें हम पहले गोबर डाल देंगे, गोबर जैसी बात मत करिए, ठीक है, इसमें हम गोबर डाल देते हैं। इसमें हम और क्या डाल सकते हैं, तो इसमें हम हरी खाद कह सकते हैं, घास कुछ भी डाल सकते हैं। फिर पानी डाल देते हैं, जो भी घर का जो कूड़ा कचरा हो, अब इसका मतलब ये कि छिलका हो गया, हर सब्जी जो भी मिल जाए वो सारा का सारा इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, वेल तो ये जो सारी चीजें आप देखते हैं, इसका पानी से इसको ढक देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद देखते हैं कि इसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस, जिसको क्या कहते हैं, इसको हम CH4 कहते हैं। और ये जो मीथेन गैस है इसी को हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर गैस। ठीक है, तो याद रखिएगा, गोबर की तरह मत सोचिएगा आप लोग, ये गोबर गैस होता है। ठीक है, तो मीथेन हमारा क्या होता है, मीथेन को क्या कहते हैं हम, गोबर गैस भी कहते हैं, लिख दे रहा हूं मैं, मीथेन को हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेन को हम गोबर गैस, और इंग्लिश में इसको हम डंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डंग गैस। एक और बात याद रखिएगा, ये जो गोबर गैस है, ठीक है, इसका उपयोग हम दोनों जगह कर सकते हैं। इसका उपयोग हम घरों में बहुत से काम करें, घरों में जो खाना पकाते हैं हम उसके जब हम कर सकते हैं। कोई लिखा है गबर, गबर नहीं भाई गोबर है। ठीक है, जो गाय भैंस जो निकालते हैं वही गोबर है। ठीक है, वेल कुछ और ना समझ जाइएगा आप। इसके साथ साथ अगर ह्यूमन बींग्स का फीकल मैटर है, हमारा भी अगर अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो भी इस प्लांट पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी इसमें हम डाल सकते हैं, और इससे दो फायदा, गैस निकला तो उससे हम शक्ति का काम कर सकते हैं, और इस बायोगैस प्लांट से जो इनका अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, गोबर का, फिर कह सकते हैं हरी पत्तियां जो भी हो, इनका जो सब्सटेंस है उसको मिला के हम खेतों में डालेंगे तो दोनों काम हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर गोबर गैस ऐसा प्लांट है, ठीक है, गोबर गैस प्लांट से हम दोनों टाइप का प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। जो जैव विविधता कम हो रही है, कम होती है, उसका मेन रीजन क्या है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी जातियों का प्रवेश, सी अत्यधिक दोहन, और डी हमारा है आवासीय विनाश। तो जल्दी से आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही, जल्दी से बताइए कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, सी अत्यधिक दोहन, और डी हमारा क्या है, आवासीय विनाश। चलिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए 17 लोग लाइव हैं, वेरी गुड। आशु सिंह कुछ बोल रही हैं, पता नहीं लड़की लड़का जो भी हो, आशु सिंह बोल रही हैं कि सर ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ऑप्शन डी सही हो सकता है, और भी देख लेते हैं, क्या पता किसी और का कमेंट आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, आशु सिंह जी बिल्कुल आपका सही है कि जो आवासीय विनाश होता है उसी से जैव विविधता कम होगी। ठीक है, जो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है वो आपका क्या है, वो आपका आवासीय विनाश है। क्यों है, क्योंकि देखिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके
जीव जंतु या जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु या ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, वो एक प्रॉपर आवास में रहते हैं। उनका एक आवास होता है, और अगर उनका आवास जो है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, ठीक है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, अगर उसमें हमने चेंज किया, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो जंतु है, जीव है, वो आपका डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यही एक रीजन है। अगर किसी और ने कमेंट किया, देखिए भाई कौन है, चलिए कोई मोहित ठाकुर जी हैं, डी सही है, MS मोहित ठाकुर, बिल्कुल मोहित जी आपका भी सही है। अब पता नहीं कोई एक दूसरे को टीप रहा है क्या, कि किसने एक ने कह दिया दूसरा भी कह रहा है, हो सकता है, कुछ भी संभव है, नकल की दुनिया है भाई। सुनने के बाद मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। तो आवासीय विनाश अगर होता है, अगर आवासीय विनाश होता है, तो याद रखिएगा जैव विविधता में हानि हो जाएगी। क्यों हानि होगी? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म, वो जीव हो, पौधे हो, जंतु हो, कुछ भी हो, वो सारे जो हैबिटेट है उनका, जो उनको एक प्रॉपर, हाथ में नहीं ले पाऊंगा, देख लूंगा बाद, ठीक है, उनको जो प्रॉपर एक नरिशमेंट मिलता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो सारा उन्हें प्राकृतिक आवास में मिलेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन है हमारे पास, ए कपास, बी गन्ना, सी जेट्रोफा, और डी आलू। आपको जल्दी से बताना है इनमें से कौन सी बायोडीजल की फसल है। एवरीवन जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा कि इनमें से कौन सा, आशु सिंह जी, देखिए भाई काफी लोग हैं आंसर दे रहे हैं। आशु सिंह बताइए सी, और मोहित ठाकुर जी भी सी। इस बार दोनों लोग का सही है, अब पता नहीं कौन किसका टीपा है, ठीक है। वेल इस बार दोनों लोग का सही है कि जो आपका बायोडीजल है, ये एक जेट्रोफा, जो जेट्रोफा होता है उसी से आपका बायोडीजल बनता है। जेट्रोफा के बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, और ये इतने अच्छे पौधे होते हैं, इनके बीज से तेल निकाला जाता है, फिर उस तेल को प्यूरिफाई करके उसका उपयोग हम बायोडीजल के फॉर्म में करते हैं। और ये जो जेट्रोफा का पेड़ है, ये हम मेनली जो ऊसर जमीन है, मेनली जो ऊसर जमीन है, या कह सकते हैं अउर्वर जमीन है, वहीं पे हम लगाते हैं इसको। पहली बात ये, इससे कोई भी जैव प्रदूषण नहीं होता, या कैसे किसी भी प्रकार का इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसके लिए याद रखिएगा ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता है। तीसरी बात ये कि कोई भी जानवर किसी प्रकार का, कोई भी जानवर इन्हें नहीं खाता है। इसकी पत्तियां इतनी, मतलब कह सकते हैं कि कड़वी होती हैं कि इन्हें कोई जानवर नहीं खाता है। तो याद रखिएगा सही ऑप्शन हमारा क्या है, सी जेट्रोफा, ठीक है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहित ठाकुर जी बोल रहे हैं, ओके सर। वेल अगला क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन संबंधित है, ए पादप संरक्षण से, बी बाघ परियोजना से, सी घड़ियाल परियोजना से, और डी पादप प्रजनन से। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जो लोग भी लाइव हो कमेंट कर सकते हैं, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। जो लोग भी लाइव हो आप कमेंट कर सकते हैं। ए पादप संरक्षण से, बी बाघ परियोजना से, सी घड़ियाल परियोजना से, और डी पादप प्रजनन से। आपको पता होगा ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, ठीक है। आशु सिंह, थैंक्स सर, आशु जी वेलकम, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि चिपको आंदोलन कैसे संबंधित था, जल्दी से बताइएगा। जो लोग भी लाइव हो आंसर देने की पूरी कोशिश करिए। चलिए आइए देखिए, जब बात करते हैं हम चिपको मूवमेंट की, ठीक है, जब चिपको मूवमेंट की बात करते हैं, आपको पता होगा जो चिपको मूवमेंट था, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, जो चिपको मूवमेंट की स्टार्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपके उत्तराखंड के। कहां से स्टार्ट हुई थी? आपका उत्तराखंड से। जो आपका उत्तराखंड है वहीं से आपका इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और जो चिपको मूवमेंट में होता यह था कि जब कर्मचारी, राज्य कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी जब भी जाते थे, ठीक है, राज्य कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी जब भी जाते थे पेड़ों को काटने के लिए, क्या करने के लिए, वो जब भी पेड़ों को काटने के लिए जाते थे, तो होता यह था कि जो लोग थे, जो आदिवासी समुदाय थे, जनजातियां थी, जो जनजातियों के लोग थे, ठीक है, या जो आपके वन प्रेमी थे, जो आपके वन प्रेमी थे, वो पेड़ों से लिपट जाते थे, बिल्कुल ही ह्यूमन शील्ड बनाते थे कि आपको हम पेड़ नहीं काटने देंगे, मतलब पेड़ों से चिपक जाते थे। तो इससे होता यह था कि जो कर्मचारी थे, जो पेड़ों को काटने जाते थे, उन्हें वापस लौटना पड़ता था। तो वहां से पूरे पूरे वर्ल्ड में ये चिपको मूवमेंट आपका फेमस हो गया कि जो चिपको मूवमेंट है वो पादप संरक्षण से है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगा रखा है वो बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन ए है
पादप संरक्षण से बिल्कुल सही है। तो आशु जी हाँ, इन्होंने भी, लड़की एक लड़का बहुत जल्दी आंसर देती है। फिर मोहित ठाकुर, इनका भी आंसर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। वेल, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शंस हमारे पास है ए 1965 में, बी 1972 में, सी 1970 में और डी 1975 में। जो लोग भी लाइव हो आंसर देने की पूरी कोशिश करिएगा, किसका सही है जल्दी से बताइएगा कि जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। ऑप्शंस हमारे पास है ए 1965 में, बी 1972 में, सी 1970 में और डी 1975 में। एवरीवन, चलिए ठीक है, लग रहा है आप धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा कि पादप संरक्षण के लिए या वनों के संरक्षण के लिए और वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। क्या करते हैं? वो अलग अलग काम करते हैं और अपना डेवलपमेंट दिखाते हैं। तो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शंस है आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन ए हमारे पास है 1965, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1970 और ऑप्शन डी 1975। ऑप्शन डी 1975। देखिए, जब हम कुछ बात करेंगे, एक हमारा होता है वन्यजीव संरक्षण, एक होता है आपका पादप संरक्षण। क्या होता है? पादप संरक्षण। ठीक है, क्या होता है? एक होता है हमारा पादप संरक्षण और एक होता है हमारा पादप संरक्षण है, एक हमारा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या होता है हमारा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, इसके साथ हमारा हमारा होता है हाथी परियोजना। ठीक है, ये सारे कब स्टार्ट हो गए थे? वेल, तो याद रखिएगा जो आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, ठीक है, ये आपका 1972 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1972 में। तो जिन्होंने भी आपका बी ऑप्शन लगाया सबका सही है। आशु सिंह जी कोई है, इनका ऑप्शन बिल्कुल बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हर बार पूछता है, ये आपका 1986 में। कब हुआ था हमारा? 1986 में। इसके साथ साथ बार बार पूछता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बाद कि जैव विविधता अधिनियम। कौन सा हम बात कर रहे हैं हम? कि जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो आपका जैव विविधता अधिनियम है, ठीक है, कौन सा अधिनियम? जैव विविधता अधिनियम। तो याद रखिए ये अधिनियम आपका 1975, सॉरी, जो जैव विविधता अधिनियम है ये आपका 2002 में, कब आपका? 2002 में पारित हुआ था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से आपने देखा, हमने 6-7 फैक्ट देख लिए। ठीक है, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए 16 सितंबर को, बी 7 दिसंबर को, सी 30 मार्च को और डी 22 अप्रैल को। जो लोग भी लाइव हो पक्का जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कि सर कौन सा सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सही है जल्दी से बताइएगा आप। कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस है, ठीक है, ओजोन दिवस को हम वर्ल्ड ओजोन डे कहते हैं, समझी गए होंगे आप। तो कौन सा इसका सही है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, इससे पहले याद रखिएगा जो चूंकि इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, एक हमारा होता है, पहला हमारा हम बात करते हैं 5 जून की। जो आपका 5 जून होता है, 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं हम? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हम 5 जून को मनाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो जो 2 फरवरी है, क्या हमारा है? जो आपका 2 फरवरी है उस दिन मनाते हैं हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं हम? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं हम? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो मनाते कब है? तो बोलेंगे आप 2 फरवरी को। इसके साथ साथ आप बात करेंगे आप, ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा पृथ्वी दिवस होता है वो मनाते हैं 22 अप्रैल को। वेल, जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, इसका कौन सा आंसर सही है। कोई आशु सिंह बता रही हैं ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन बी नहीं सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। जो आपका अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस है, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो हम 16 सितंबर को मनाते हैं। अब इसके साथ साथ 5 जून को क्या मनाएंगे हम? पर्यावरण दिवस मनाएंगे। 2 फरवरी को क्या मनाएंगे हम? तो हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाएंगे। ठीक, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, मतलब जो हाईली हॉटस्पॉट है,
संतृप्त क्षेत्र को हम कहते हैं हॉटस्पॉट्स। क्या कहते हैं हम? हॉटस्पॉट्स। तो पूछा जा रहा है कि इंडिया में जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? जो लोग भी लाइव हो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी थार का रेगिस्तान और डी बंगाल की खाड़ी। डी हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो आपको ये बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। जब तक आप उस ऑप्शन पे चलते हैं तो याद रखिएगा भारत में 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे जैव विविधता बहुत ही ज्यादा पाई जाती है। भारत में 4 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। आशु सिंह ऑप्शन ए। नहीं भाई, इसका ऑप्शन किस क्वेश्चन का बता रही हैं आप? कमेंट करके बताइएगा कि किस ऑप्शन का आप आंसर दे रही हैं। अच्छा, इसका ए नहीं, ए नहीं सही है भाई, ठीक है, ए नहीं सही है। कुछ और फिर से पढ़िए आप, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संतृप्त क्षेत्र कौन सा है। देखिए, भारत में मेनली जैव विविधता की बात करते हैं तो पूरे भारत का अगर आप देखते हैं नक्शा तो नीचे की तरफ से देखिए। आप अगर नीचे की तरफ से देखते हैं तो यहीं से आपको भारत में जैव विविधता के 4 मेन क्षेत्र मिल जाएंगे। उसके बाद आप खुद आंसर देना स्टार्ट करेंगे। एक हमारा ये देखते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है, केरला के पास का जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी घाट। फिर हम आते हैं आपका ये पूर्वी हिमालय। हिमालय में भी पश्चिमी नहीं, कौन सा हिमालय? जो आपका पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय। इसके साथ साथ सूडालैंड, क्या बात करते हैं हम? जो सूडालैंड है। इसके साथ साथ जो हमारा चौथा है जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यही ऐसे 4 क्षेत्र हैं जो भारत में आपके मोस्ट डाइवर्स जैव विविधता क्षेत्र है। मैंने आपको चारों बता दिए, अब आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो आशु सिंह लिख रहे हैं सर वो पहले का, अच्छा ठीक है, पहले का सही था, गुड। अच्छा, इसका बी, वेल डन आशु, बिल्कुल सही है आपका। पश्चिमी घाट बिल्कुल आपने सही लगाया है कि जो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो सबसे बेस्ट क्षेत्र है, मोस्ट हॉटस्पॉट्स है, वो कौन सा आपका है? पश्चिमी घाट है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलु क्या है? ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। ए भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग और डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। डी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जल्दी से बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब तक आप ऑप्शन ढूंढते हैं आइए हम कुछ और बातें कर लेते हैं। जैव विविधता से याद रखिएगा ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो यूपीएससी का हो। अभी कल ही आपने देखा करीब 17 क्वेश्चन आए हैं एनवायरमेंट से, उसमें भी 2 क्वेश्चन आपको जैव विविधता से मिल गए हैं। तो यहां से आप इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, जब आप जैव विविधता की बात करते हैं तो जैव विविधता से आप ये समझिएगा कि मेरे पास एक छोटा सा एक एरिया है, ये एक छोटा सा लैंड है, एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। अब इसमें जितनी ज्यादा प्रजातियां फैलेंगी, जितनी ज्यादा इसमें प्रजातियां आएंगी, ठीक है, जितनी ज्यादा इसमें प्रजातियां आएंगी उसमें वेरिएशंस होंगे, मतलब विविधता आएगी। उसमें हमारी क्या होगी? विविधता आएगी। उसी क्षेत्र को हम जैव विविध क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है। अब उसमें हमने ये देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। उसमें आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, एल्गीज हो गए, ब्रायोफाइटा हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल रहे हैं और उनमें भी क्या वेरिएशंस मिल रहे हैं। जब किसी छोटे क्षेत्र में या बड़े क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स के साथ में उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलती हैं तो उन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हम जैव विविध क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विविध क्षेत्र। अब इन ऑप्शंस को देखते हैं तो ये बताइए कि जैव विविध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। सपोज करिए आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, सपोज करिए मुझे भी नहीं आता है, तो आइए अब हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कोशिश करते हैं कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम आंसर दे सकते हैं। देखिए इनमें भाई ये बताइए, पहले हम बात किसकी करते हैं? पहले हमारा होता है रोटी, फिर क्या होता है? कपड़ा, और फिर क्या बात करते हैं? मकान की। रोटी, कपड़ा और मकान आपने मूवी शायद देखी होगी। हम यही से इसको कोरिलेट करेंगे कि इनमें से क्या सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये बताइए, क्या जैव विविधता से औद्योगिक उपयोग का कोई मतलब है? नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितनी ही ज्यादा औद्योगिकरण होगा तो वो जैव विविधता का ह्रास होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो जैव विविधता है ये तो बिल्कुल ही आपका, अगर औद्योगिकरण होगा तो जैव विविधता बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं औषधि के लिए। तो भाई ये बताइए, जैव विविधता से औषधि का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैव विविधता को तो औषधि होगी, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण नहीं है।
भोजन भोजन भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जैव विविधता होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी तो हमें भोजन ज्यादा मिलेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, मतलब ये भी नहीं है। तो उसका सही हमारा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जितना ज्यादा निर्वहन करेगा, मतलब जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हमारा सिस्टम डेवलप करेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन की, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र हो, इसमें एक आपका प्लांट पक्का होगा, कोई ना कोई प्लांट होगा, और जो प्लांट होगा वो आपका पहला ट्रॉपिक लेवल बनाएगा। जो पहला ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं, तो प्लांट जो होगा पहला ट्रॉपिक लेवल बनाएगा। अब इस प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे हर्बीवोर्स। क्या डिपेंड होंगे आपके, तो हर्बीवोर्स डिपेंड होंगे इस पे, हर्बीवोर्स। अब इन हर्बीवोर्स पे क्या डिपेंडेंट होंगे, हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट होंगे आपके कार्निवोर्स। क्या डिपेंड होंगे आपके कार्निवोर्स। और इन कार्निवोर्स पे क्या डिपेंड होंगे आपके ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन के लिए सबसे पहले एक चेन चलनी चाहिए कि कौन किसको खा रहा है, भोजन कैसे मिल रहा है, तो यही पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जिन्होंने लगा रखा है। ठीक है, गुड आशु, वेरी गुड। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन और डी फर्न। आपको जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि आपका प्रदूषण का संकेतक है। जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर देने से पहले मैं कुछ और आपको जानकारी दे दूं। आपने एक देखा होगा, ठीक है, आप लोग इसका आंसर खुद दे देंगे। आपने एक देखा होगा, एक लिटमस पेपर प्रयोग होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर। आपने केमिस्ट्री लैब में पक्का पढ़ा होगा लिटमस पेपर के बारे में। तो जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर दो टाइप का होता है। एक आपका होता है ब्लू नीला, और एक हमारा क्या होता है रेड लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर होता है ये एक एज अ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, सूचक की तरह। ये एक तरह से सूचक की तरह काम करता है, और ये हमें ये सूचना देता है, ये सूचक की तरह कार्य करता है, और हमें ये सूचना देता है कि कौन सा सबस्टेंस अम्ल है, कौन सा सबस्टेंस अम्ल है और कौन सा सबस्टेंस क्षार है। ये हमें इसकी सूचना देता है। कौन देता है, लिटमस पेपर, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है। ठीक है, एक रेड है और एक हमारा क्या है, ब्लू है। सेम इसी तरह जो आपका लिटमस पेपर होता है वो किससे बनाया जाता है। पीसीएस में ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सर लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है। तो आप सीधे बोलेंगे सर जो लिटमस पेपर होता है वो आपका बनाया जाता है लाइकेन्स के रस के। किससे बनाया जाता है, आपके लाइकेन के रस से, लाइकेन के रस से, लाइकेन के रस से भी आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक लिटमस पेपर की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह यहां से आंसर निकाल लीजिएगा। जो आपका लाइकेन है, जो आपका लाइकेन है ये हमारा वायु प्रदूषण का, इन्होंने प्रदूषण लिखा है क्वेश्चन में, इसको और सही कर देते हैं, वायु प्रदूषण का। किस प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का। जो बात करते हैं आप संकेतक पौधा, वो हमारा क्या है, लाइकेन है। जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण का, लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का, लाइकेन जो होता है वो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि जिन एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा वहां पे आपका लाइकेन डेवलप ही नहीं करेगा। वहां पे क्या करेगा, लाइकेन आपका डेवलप ही नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। और जब वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा तो आप आराम से कह सकते हैं कि सर यहां पे आपका वायु का प्रदूषण हुआ है। लाइकेन के बारे में कुछ और जानना हो तो आप ये समझ जाइए कि लाइकेन दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। किनसे किनसे, तो एक आपके होते हैं शैवाल, किनसे, ये आपके शैवाल से, और किससे, कवक से। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि ये शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं लाइकेन। तो आपने क्या देखा कि हमने क्वेश्चन एक देखा, हमने स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन एक देखा, पर एक क्वेश्चन से कैसे 5 क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछता है हमने उसको देखा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों में, ये संयंत्र है, ठीक है, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रहने के लिए सर्वोत्तम है। ए, इन्हीं में हमको बताना है, ए पेट्रोलियम उत्पाद, बी
वन उत्पाद, सी नाभिकीय विखंडन और डी सौर सेल। डी हमारा क्या है? सौर सेल। तो आपको ये बताना है कि अगर हमें जो हमारे ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक है, अगर हमें कौन सा संयंत्र ही था ना, देख लेते हैं एक बार और। स्रोत होगा यहाँ पे, स्रोत होगा, स्रोत, ठीक है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में, संयंत्र नहीं स्रोत है ये, ठीक है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे बेस्ट है? ये तो आप पक्का आंसर दे सकते हैं कि इसका कौन सा सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा जल्दी से बताइएगा। देखिए भाई, ये जो क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस हैं ये लाइव रहती हैं। आप आराम से सभी लोग, ये क्लासेस डेली 6 बजे होंगी, ठीक है, जिसमें हम अभी मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो जो लोग भी लाइव हो, आप आंसर दिया करिए अगर आप लाइव या पढ़ने के इच्छुक हो तो, क्योंकि आप कोई भी स्टेट पीसीएस का देंगे, आप यूपी पीसीएस दीजिए, आरओ दीजिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ दीजिए, बिहार पीसीएस दीजिए, कोई भी एग्जाम देंगे, क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, भाषा बस थोड़ी सी चेंज होगी। निश्चिंत रहिए, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर मैं आपके साथ मिलूंगा और बताऊंगा कि मेरे पढ़ाई में से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं, ठीक है। तो आशु सिंह ऑप्शन डी, वेल डन आशु, वेरी गुड। तो देखिए, अब कौन सा पर्यावरण को सबसे स्वच्छ रखने के लिए बेस्ट है? देखिए भाई, पेट्रोलियम उत्पाद है, वन उत्पाद है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये फॉसिल फ्यूल्स है। देखिए पेट्रोलियम उत्पाद क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। और जो फॉसिल फ्यूल होगा वो क्या करेगा? जो भी आपका फॉसिल फ्यूल होगा उसमें से आपका प्रदूषण करेगा वो, ये हमारा प्रदूषण किसी ना किसी तरह करेगा। ये तो होगा नहीं। वन उत्पाद है, जब ये जलेंगे तो उसमें से क्या होगा? धुआं निकलेगा, और जब इनमें से धुआं निकलेगा तो वो भी आपका प्रदूषण कॉज करेगा। नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन से सीधे तो प्रदूषण नहीं होगा, बट आप कह सकते हैं कि नाभिकीय प्रदूषण होगा। क्या हमारा होगा? इससे आपका नाभिकीय प्रदूषण होगा। क्या हमारा होगा? इससे आपका नाभिकीय प्रदूषण होगा, क्योंकि इससे क्या होता है? रेडिएशंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? इससे आपकी रेडिएशंस निकलती हैं, और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बहुत से स्किन डिजीज, किसके लिए? बहुत सी स्किन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप समझ गए होंगे क्या इसका फैक्ट है, ठीक है। तो बचा हमारा क्या? सौर सेल। भाई सौर सेल से फ्री का सौर मिल रहा है, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। एक बार आपने सोलर पैनल लगा लिया तो आप लाइव झिंगा लाला, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, ए मालवा का पठार, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, और डी छोटा नागपुर का पठार। डी हमारा क्या कह रहा है? छोटा नागपुर का पठार। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये पीसीएस 2015 में और पीसीएस 2018 में दोनों को मिक्सअप करके बनाया गया है। तो ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन वही है जो पूछे गए हैं 10 ईयर्स में, ठीक है। चलिए, जो लोग भी लाइव हो कोशिश करें इसका आंसर देने की। जज क्रिएटर्स कोई डी ऑप्शन नहीं, भाई डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पहले आइए देखिए, हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा समझ जाइएगा कि जो पूरे हम ग्लोब की बात करते हैं, आइए हम पूरे विश्व को देख लेते हैं। जब पूरे विश्व को देखते हैं तो यहाँ पे हम कुछ लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं, उम्मीद आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे बीच में हमारी क्या होती है? इक्वेटर होती है। ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारी क्या है? ये इक्वेटर है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इससे जब हम जाते हैं 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, कहाँ जाते हैं हम? 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, या हम कह सकते हैं कि आपका 23.5 डिग्री हम आते हैं साउथ की तरफ। किसी भी तरफ आप मूव करें तो आप ये देखेंगे, या तो आप इक्वेटर से ऊपर जाइए या इक्वेटर से नीचे जाइए, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा पड़ती है और सीधी पड़ती है। क्या होती है? यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा बिल्कुल ही सीधी पड़ती है और बहुत ज्यादा पड़ती है। और भारत में तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ करीब 300 क्लियर डेज, सोचिए 365 में से 300 पूर्ण दिन हमारे यहाँ पूर्ण सौर ऊर्जा मिलती है हमें। तो यही एक रीजन है, पूर्ण सौर ऊर्जा मिलती है। तो यही एक रीजन है कि ये जो एरिया है, जिसको क्या है, यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा हीट आएगी। जब बहुत ज्यादा सनलाइट मिलेगी, बहुत ज्यादा हीट मिलेगा, तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी। जब वर्षा ज्यादा होगी, ठीक है, जब वर्षा ज्यादा होगी तो क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि सर ये आपका यहाँ पे जो भी वन मिलेंगे वो ज्यादा क्या होंगे? डेवलप करेंगे। तो देखिए, जस्ट क्रिएटर्स पहले का आंसर सी सही था, ओके वेल। तो देखिए, अब इसमें कह रहा है कहां पर सदाबहार वन पाएगा। देखिए ये बताइए, पठार, क्या आपको लगता है पठारों में मिलेगा? ये हटा दीजिए। छोटा नागपुर पठार, ये हटा दीजिए।
अब इन दोनों ऑप्शंस में देखना है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, कि कहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए भारत का नक्शा जब भी हो, नक्शा तो तुरंत बना लिया करिए, नीचे से देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इधर आपका पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। आप बताइए सदाबहार वन कहां मिलेंगे? तो सिंपल से लॉजिक लगा सकते हैं कि सर जो हिमालयन क्षेत्र है, ये वाले जो हिमालयन क्षेत्र है मेनली सदाबहार वन उसी तरफ मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका पूर्वी घाट की तरफ, या आप सीधे सेवन सिस्टर्स की तरफ चले जाइए तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जब हम आते हैं पश्चिमी घाट की तरफ, तो यहाँ पे जो वन मिलेंगे वो आपके सदाबहार नहीं मिलेंगे, वो आपके पतझड़ी वन मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन